क्लास 8वीं के स्टूडेंट्स, जय हिंद। स्टूडेंट्स, आपके इतिहास पाठ्यपुस्तक के चैप्टर 2 का यह 16वां वीडियो है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपके इतिहास पाठ्यपुस्तक के चैप्टर 2 का यह 16वां वीडियो है और इतिहास सीरीज के जो क्रमवार वीडियोस तैयार किए जा रहे हैं उसके अंतर्गत इस वीडियो का जो क्रम है वो 24 है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इस 24वें वीडियो या यूं कहें कि चैप्टर 2 के 16वें वीडियो में आपको जिस पाठ्य वस्तु का अध्ययन करना है, जिस पाठ अंश का अध्ययन करना है, उसका नाम है चार्टर एक्ट ऑफ 1833, सन 1833 का राजपत्र। तो स्टूडेंट्स, आप स्क्रीन पे फोकस कीजिए। देखिए, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल घोषित किया गया। स्टूडेंट्स, ये घोषित किसने किया? घोषित किया ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। किसने? जैसे आज हमारे दिल्ली में हमारा संसद है ना, हमारा लोकसभा है, हमारा राज्यसभा है, उसी तरह से जैसे अंग्रेजों की जो पार्लियामेंट है लंदन में, उसने 1833 में एक कानून बना करके भारत में भेजा। ठीक है, तो उस कानून के तहत उन लोगों ने क्या किया कि जो बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे, है ना, उनको अब घोषित किया गया कि वो बंगाल के गवर्नर जनरल नहीं कहे जाएंगे, बल्कि वो भारत के गवर्नर जनरल कहे जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उस समय जो बंगाल के 14वें गवर्नर जनरल थे, जिनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो उनको कहा गया भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो स्टूडेंट्स, मुझे लग रहा है कि आप इन बातों को जरूर समझ रहे होंगे, है ना। तो आगे देखिए, इसी कानून के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की गवर्नर जनरल की सरकार को भारत सरकार यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाम मिला। तो स्टूडेंट, जैसे आप आज दिल्ली की सरकार को आप क्या कहते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहते हैं ना। लेकिन ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आया कहां से ये शब्द? तो मैं आपको बता दूं कि 1833 का जो चार्टर एक्ट था, उसी चार्टर एक्ट के तहत जो बंगाल की जो सरकार थी, बंगाल प्रेसिडेंसी की जो सरकार थी, जिसको हम लोग कहते थे ईस्ट इंडिया कंपनी की गवर्नर जनरल की सरकार, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी की गवर्नर जनरल की सरकार, तो उसको अब कहा गया भारत सरकार, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहां तक जरूर समझे होंगे स्टूडेंट्स आप। स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए स्क्रीन पे ना, 1833 का चार्टर एक्ट 28 अगस्त 1833 को अस्तित्व में आया। ठीक है, 28 अगस्त 1833 को जब ये कानून लागू हो गया देश में, तो जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, उनको कहा गया भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। और उसी समय से ये 1833 का जो चार्टर एक्ट का जो कानून है वो भारत में लागू हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए, यह कानून अंग्रेजी सत्ता यानी ब्रिटिश पावर को भारत में पांव जमाने में मील का पत्थर साबित हुआ। इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि चार्टर एक्ट के तहत भारत में साम्राज्य विस्तार करने में अंग्रेजों को सहूलियत हुई। ठीक है, इस कानून के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक व्यापारिक कंपनी से बदलकर विशुद्ध प्रशासनिक इकाई का स्वरूप प्राप्त हुआ। कहने का मतलब यह स्टूडेंट कि आपको पता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो एक ट्रेडिंग कंपनी थी, है ना, व्यापारिक कंपनी थी, कॉमर्शियल कंपनी थी जो कि व्यापार करती थी। लेकिन अब इस कानून के तहत, 1833 के कानून के तहत क्या हुआ कि अब उसको प्योरली माने विशुद्ध रूप से क्या हम लोग कहेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी कहेंगे, माने प्रशासनिक इकाई। मतलब अब उसका काम क्या है, इस कंपनी का काम क्या है? भारत में शासन चलाना, ना कि व्यापार चलाना। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे जैसे आप
ब्रिटिश साम्राज्य के भारत में विस्तार को आप पढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपको आज की जो वर्तमान व्यवस्था है भारत की, उसको समझने में भी आपको सहूलियत होगा, है ना। तो देखिए स्क्रीन पे है कोडिफाइंग द लॉ, कानून को संहिताबद्ध करना। तो कानून को संहिताबद्ध करने का जो मामला है वो भी 1833 के चार्टर एक्ट का जो कानून था उसी के तहत किया जाना आरंभ किया गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसको आप समझने का प्रयास कीजिए कि कोडिफाइंग द लॉ क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, आप ये जान लीजिए कि अंग्रेज जब भारत में शासन करने लगे तो वो कहते थे कि हम भारत में कानून का शासन चलाना चाहते हैं और हम कानून का शासन चला रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब ये था कि मुगलों के समय में या दिल्ली सल्तनत के समय में या राजे महाराजाओं के समय में जो है कानून का शासन नहीं चलता था, राजा की मर्जी के अनुसार जो है वो शासन चलता था। और ये बात कुछ हद तक सही भी है ना। तो कानून को संहिताबद्ध करना माने एक पुस्तक का रूप देना, कोडिफाइंग द लॉ, तो ये काम 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में शुरू हुआ था और हुआ, है ना। तो उसी दौरान भारत में लॉर्ड मेकाले भी भारत आए थे, है ना। तो देखिए स्क्रीन पे लॉर्ड मेकाले भारत क्यों आया था। तो देखिए सन 1833 के चार्टर एक्ट के तहत यह भी तय हुआ था कि ब्रिटिश भारत में चल रहे कानूनों को भारतीय विधि आयोग बनाकर संहिताबद्ध किया जाए। संहिताबद्ध किया जाए मतलब जितने भी कानून उस वक्त तक लागू थे भारत में उसको एक संहिता का रूप दिया जाए, उसको कोडिफाई किया जाए, है ना। और किस चीज के माध्यम से? इंडियन लॉ कमीशन बना करके, भारतीय विधि आयोग बना करके, है ना। तब इसी क्रम में भारत का जो पहला लॉ कमीशन बना यानी कि विधि आयोग बना और उसके जो पहले चेयरमैन थे उनका नाम था लॉर्ड मेकाले। तो आप लोग स्टूडेंट्स जानते हैं लॉर्ड मेकाले की शिक्षा पद्धति का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। तो लॉर्ड मेकाले नाम बिल्कुल नया नहीं होगा आप लोगों के लिए, है ना। तो लॉर्ड मेकाले वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कि ब्रिटिश कानून को संहिताबद्ध करने का यानी कि लॉ को कोडिफाई करने का काम शुरू किया था। ठीक है, और ये काम 1833 में ही शुरू हो गया था। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि लॉर्ड मेकाले का जो पूरा नाम था वो थॉमस बेबिंगटन मेकाले था, है ना। तो थॉमस बेबिंगटन मेकाले जो हैं अभी अभी जैसे मैंने बताया कि भारत में जो पहली बार लॉ कमीशन बना यानी विधि आयोग बना, तो विधि आयोग के जो पहले चेयरमैन थे, जो पहले अध्यक्ष थे, उनका नाम था लॉर्ड मेकाले। और स्टूडेंट्स, आप मेकाले को चाहे आप आज के समय में किसी भी रूप में लें, लेकिन इतना तो तय है कि लॉर्ड मेकाले एक बहुत बड़े इतिहासकार थे और एक बहुत बड़े विद्वान भी थे, है ना। देखिए आगे स्टूडेंट्स, मेकाले ने ही सन 1835 में फारसी के स्थान पर जो पर्शियन लैंग्वेज था, है ना, जो मुगलों के समय में भारत में चलता था और उस समय भारत के मुगलों के जमाने में जो ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ करती थी फारसी, तो फारसी को हटा करके पहली बार इंग्लिश को सरकारी कामकाज की भाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। तो ये काम कब हुआ था? थॉमस बेबिंगटन मेकाले के समय में। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी जिस थॉमस बेबिंगटन मेकाले की मैं चर्चा कर रहा था उनकी तस्वीर आप देख सकते हैं, है ना। देखिए ये तस्वीर है लॉर्ड मेकाले की, चाहे इनको आप लॉर्ड मेकाले कह लीजिए या इनका पूरा नाम कहिए थॉमस बेबिंगटन मेकाले, है ना। देखिए ब्रिटिश भारत में, आज के भारत में नहीं, ब्रिटिश भारत में विधि आयोग के यानी कि लॉ कमीशन के पहले अध्यक्ष थे। तो ये आपके जनरल नॉलेज के लिए भी उपयुक्त है और इतिहास के संदर्भ में तो ये बहुत जरूरी है, आपको ये सब जानकारी होनी चाहिए, है ना। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इस
16वें वीडियो में इतनी ही जानकारी मैं देता हूं, है ना। और नेक्स्ट जानकारी आपको इसके आगे जो वीडियो तैयार कर रहा हूं उसके माध्यम से आपको दूंगा। तो आप पाठ्य पुस्तक पे स्थिर रहें, वीडियो को भी देखें, पाठ्य पुस्तक को भी पढ़ें और इसमें एक रेगुलरिटी नज़र आना चाहिए। आप नियमित रूप से पढ़ाई करें, है ना। नियमित रूप से पढ़ाई करना और वीडियोस को देखना और जो मुख्य जानकारियां हैं, जो टेक्स्ट इत्यादि जो मैं तैयार करता हूं